हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यजीत अपने इस यूट्यूब चैनल अनमोल आईसीएस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। हमने यूट्यूब में पिछले वीडियो में आपने देखा था कि 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में चर्चा की थी। अब हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे 1857 की क्रांति के विद्रोह के कारण क्या क्या थे। इसी क्रम में हम देखेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में हम जानेंगे कि क्या क्या राजनीतिक कारण थे, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके चलते ये विद्रोह पनपा था, ये विद्रोह शुरू हुआ। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मुगल सम्राट था वो 1803 से ही पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहने लग गया था और उसने अपनी सारी शक्तियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर कर दी थी, सौंप दी थी और वह एक केवल नाम मात्र का राजा बनकर रह गया था। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि जब गवर्नर जनरल एम हर्स्ट आए तो उन्होंने राजा से कहा कि आपकी जो बादशाहत है वो केवल नाम मात्र की है, आपको पता होना चाहिए और ज़रूरी नहीं कि आपका जो ये दरबार लगता है उसमें हर बार आपके सम्मान में मैं खड़ा हूँ और आपके सम्मान आपको हम सैल्यूट करें। और राजा हमेशा अपने जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको, जो ब्रिटिश सम्राट होता था, हमेशा अपना वफादार नौकर या प्रिय पुत्र कह के बुलाता था, जो अंग्रेजों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसके चलते उन्होंने राजा को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। राजा की शक्तियाँ और अधिकार के जो दावे थे वो उनके खत्म करने शुरू कर दिए। उनको ये कहना शुरू कर दिया कि आप केवल नाम मात्र के राजा हैं। इसी क्रम में फिर अगले गवर्नर जनरल आए, लॉर्ड ऑकलैंड। गवर्नर जनरल ऑकलैंड जी आए। इन्होंने राजा से कहा कि आप अपने दावे और अधिकार अपने छोड़िए। आप जो आपसे आप कहते हैं कि मैं सम्राट हूँ, ये मेरी गद्दी है, लाल किले में मैं रहूँगा, ये छोड़िए ये सब चीज़ें। और उपहार लेने पर उसने रोक लगा दी राजा को। दान देने पर, जो दान देते थे, बोले हमने तुम्हें कि चलो खुश हो गए राजा जी, तो उसने 1 लाख रुपए किसी को दे दिए या कुछ जमीन का टुकड़ा किसी को दान कर दिया। तो इस चीज़ से लॉर्ड ऑकलैंड ने रोक लगा दी राजा के लिए। दरबार लगाने से भी रोक लगा दिया कि आप सिर्फ नाम मात्र के राजा हो, आपको दरबार लगाने की कोई इजाज़त नहीं है। उसके बाद में दीवाने आम और दीवाने खास भी बंद करा दी राजा के। इसके बाद जो अगले हमारे गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने राजा को बोल दिया लाल किले से हटने के लिए कि आप लाल किले से हट जाइए और अपने बादशाह की उपाधि भी छोड़िए आप। और जो उत्तराधिकार का चयन का आप अधिकार रखते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी ये होगा या मेरा उत्तराधिकारी ये होगा, इसको भी आप छोड़िए, आपका कोई अधिकार नहीं है ये। और डलहौजी ने फिर क्या किया कि इसके साथ साथ लॉर्ड डलहौजी ने जमींदार और जो जागीरदार थे उनकी संपत्ति की जांच के लिए एक इनाम कमीशन का गठन कर दिया, जो कि बम्बई में गठित किया। और उसमें क्या कहा गया कि इनकी जितनी भी संपत्तियां हैं जमींदारों और जागीरदारों की, इनकी जांच करनी है। तो उसमें 35,000 संपत्तियों की जांच की गई थी, जिसमें से 20,000 संपत्तियां या जागीरें लॉर्ड डलहौजी ने हड़प ली, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हड़प ली। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब जी थे, उनकी पेंशन भी बंद करा दी। इससे भी आक्रोश पनपा ब्रिटिश सरकार के प्रति। और जो नाना साहब थे, उन्होंने अपने यहाँ की जो उनको उनके अधिकार क्षेत्र में रहने वाली जनता थी, जो उनका अपना नेता मानती थी, उनको लेकर के आंदोलन शुरू कर दिया। अवध को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अवध को फरवरी 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके कि अवध में सही से शासन नहीं हो रहा, और कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिला लिया। और मिलाने के बाद में जो वहाँ पर एक कमिश्नरी गठन कर दिया और हेनरी लॉरेंस को वहाँ के पहले चीफ कमिश्नर के रूप में बनाया।
और इसी क्रम में सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में मिला लिया। तो इससे हुआ क्या, इन सब जो ये घटनाएं चल रही थी, इन घटनाओं का प्रतिफल ये हुआ कि जो राजा थे या जो अपने अपने क्षेत्र की छोटी सी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके नेता थे, तो और वहाँ की जो जनता थी उनको अपने अधिकारों का हनन होते हुए दिखाई दिया, अपनी शक्तियाँ कम होते हुए दिखाई दी, और जनता को ये लगा कि हमारे राजा का अपमान हो रहा है, और राजा को ये लगा कि मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं। इसके चलते विद्रोह को लोगों ने विद्रोह का समर्थन किया, और ये भी विद्रोह को प्रारंभ करने वाले अनेक कारणों में से एक कारण था, जिसे हम राजनीतिक कारण के रूप में जानते हैं। अब हम अगले कारण के रूप का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी क्रम में हम अब सामाजिक कारण देखेंगे। सामाजिक कारणों में क्या हुआ कि किनको शामिल किया जा सकता है। अंग्रेज जो थे तो भारतीयों को अपमानजनक शब्दों से बुलाते थे, जैसे कि वो भारतीयों को काला कह के बुलाते थे, सुअर शब्द जैसे शब्द का प्रयोग करते थे, और भारतीयों को होटलों में नहीं घुसने देते, क्लबों में नहीं घुसने देते थे। तो ये 1857 के विद्रोह को प्रारंभ करने हेतु सामाजिक कारणों के अंतर्गत आता है। उसके बाद में हम देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था, आर्थिक कारणों में आर्थिक शोषण मुख्य कारण था। जो 1857 का विद्रोह हुआ, इसका मुख्य कारण आर्थिक शोषण के रूप में देखा जाता है। आर्थिक शोषण एक लंबे समय में जो आर्थिक शोषण हुआ था, वो जो लोगों में आक्रोश पनपता रहा, वो आक्रोश 1857 के विद्रोह के रूप में पनपा। भूमि व्यवस्थाओं के नए आविष्कार, मतलब कि जो भूमि व्यवस्थाएं होती थी, जैसे कि इस्तमरारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मैं भी अभी इन व्यवस्थाओं को मैं बाद में अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। अभी हम केवल 1857 के विद्रोह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत ये पढ़ रहे हैं। तो जो ये भूमि व्यवस्थाओं के नए आविष्कार होते थे, उनको जब लागू करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों पर, उसमें खासी समस्याएं आती थी कि हमने अब जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी, उसके बाद में वो सफल नहीं हुई, तो कुछ दूसरे क्षेत्रों में जा कर के हमने इस्तमरारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त हमने लागू कर दिया। तो जो नए नए प्रयोग होते थे कृषि संबंधी, उससे क्या हुआ कि किसान मतलब कालांतर में गरीब होता चला गया, किसानों का शोषण अधिक बढ़ गया, जमींदारों ने, जागीरदारों ने उनका शोषण करना शुरू कर दिया। उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों से लगान अधिक वसूलना प्रारंभ कर दिया, कर में वृद्धि कर दी, और समय समय पर देश में सूखा पड़ता रहा, बाढ़ आती रही, जिससे कि जो देश की जनता थी, किसान थे, उनकी फसलें खराब हो जाती थी, और फिर भी उनके लिए लगान में किसी प्रकार की छूट ना होना, और फिर वो लगान भरने के लिए सेठ महाजन साहूकारों से ऋण उधार लेते थे, और वो ऋण सही टाइम पे चुकता नहीं कर पाते थे। ऋण सही टाइम पे चुकता नहीं कर पाने पर या उसकी ब्याज इतनी अधिक हो जाती थी कि वो चुकता नहीं कर पाने पर सेठ महाजन साहूकार उनकी ज़मीनें हड़प लेते थे, और वो अगर कोर्ट जाते भी थे तो सेठ महाजन साहूकारों का जजों से एक गठजोड़ रहता था, जिसके चलते सेठ महाजन साहूकारों की ही जीत होती थी, और अंततः साहूकारों द्वारा जो देश के किसान थे और देश की आम जनता थी, उनकी ज़मीनें जब्त कर ली जाती थी। आर्थिक नीतियों के जो आलोचक थे उस टाइम पे, उन्होंने भी जन चेतना को काफ़ी बढ़ाया। उन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो उसकी मूल सोच थी, मूल उद्देश्य था, उसको काफ़ी हद तक जनता तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया। इसमें नाम आता है आरपी दत्त जी का, आरसी दत्त जी का, रमेश चंद्र दत्त,
गोपाल जी के गोखले जी का, गोपाल कृष्ण गोखले जी का, दादा भाई नौरोजी जी का। दादा भाई नौरोजी जी ने इसके संबंध में यहाँ पर नहीं लिखा है, आप लोग अपने नोट पैड में नोट कर लें। दादा भाई नौरोजी जी ने इस क्रम में मतलब अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी भारत के प्रति, उसको बताने के लिए एक उन्होंने पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया, जो कि ये बताती थी किस प्रकार से धन का बहिर्गमन हो रहा है, भारत से कच्चा माल लिया जा रहा है और ले जा कर के जो ब्रिटेन की कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको सप्लाई किया जा रहा है। किस प्रकार से भारत का धन, भारत का निकल कर के विदेशों में जा रहा है और ब्रिटेन में जा रहा है, और वहाँ से फिर वो एक तैयार माल के रूप में भारत आ रहा है। तो भारत से कच्चा माल बहुत ही कम कीमत पर जा रहा है और वहाँ से फैक्ट्रियों से बन के जो माल आ रहा है वो भारत के बाजार में कई गुना अधिक दामों में बिक रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमें, हमारे देश को ही घाटा है। और 1857 के विद्रोह के संबंध में हम अगला कारण देखेंगे, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या हम कहते हैं कि हिंदू की जो समाज की कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए थे। इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी ने कुछ कानून बनाए, जैसे कि शिशु वध निषेध, कन्या वध निषेध और विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा निषेध, तो ये बनाए। तो इस पे हिंदुओं ने या भारतीयों ने अपने धर्म पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप समझा कि अंग्रेज हमारे धर्म पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, और कालांतर में ये भी विद्रोह के पनपने का एक कारण बना। 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में अनुमति मिल गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में अनुमति मिलने से भारतीयों का ईसाईकरण, यानी जो भारत की आम जनता थी, गरीब लोग थे, उनको धन का प्रलोभन दे करके, कुछ संपत्ति का प्रलोभन दे करके उनको ईसाई बनाया जाने लग गया। और जब ये बात धीमे धीमे करके देश के आम नागरिक तक पहुंची तो ये एक आक्रोश का कारण बन गया। धीमे धीमे आक्रोश पनपता रहा। अगला 1837 में अकाल के समय ईसाईकरण अपने चरम पर पहुंच गया। जब देश में अकाल पड़ा, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, लोगों को जीविकोपार्जन के लिए कुछ साधन नहीं बचा, तो जो ईसाई मिशनरी आए उन्होंने भोजन के बदले, उनको कुछ जीविकोपार्जन के साधन के बदले ईसाई बनने की पेशकश की। तो मजबूरी में कुछ लोगों को ईसाई धर्म ग्रहण करना ही पड़ा। और जो अन्य लोगों ने देखा, भारत के लोगों ने, कि ये तो गलत हो रहा है, ये तो सीधे सीधे आप हमारे धर्म पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, तो लोगों का सरकार के प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति आक्रोश और भी ज़्यादा पनपता रहा। और इसी क्रम में मेजर एडवर्ड ने कहा था कि जो ब्रिटिशर्स का शासन है भारतीयों के ऊपर, वो मेनली भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए है, और हमारा प्रथम और अंतिम उद्देश्य भारतीयों को ईसाई बनाना है। तो जब ये बात लोगों को धीमे धीमे पता चली तो आक्रोश की जो पनपने की जो रफ्तार थी और भी तेज हो गई। इसके बाद में बीडी सावरकर के जो कुछ कथन थे, बीडी सावरकर ने कहा कि जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज हैं, वो राम को और अल्लाह को गाली देते हैं और लोगों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि मंदिर पर, मस्जिद पर और पंडित पर और मौलवी पर, इन पर लगान की दरें और बढ़ा दी, जिससे क्या हुआ कि हिंदू धर्म में जो स्थान लोगों के मस्तिष्क में मंदिर के प्रति था, पंडित के प्रति था, और इस्लाम में जो सम्मान लोगों में मस्जिद और मौलवी के प्रति था, उन्होंने देखा कि हमारे जो ध्येय हैं तो उन पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है। तो ये भी एक आक्रोश को बढ़ाने का कारण था। 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लेक्स लॉकी एक कानून बनाया,
या इसे बोलते हैं धार्मिक अयोग्यता संबंधी अधिनियम या कानून। इसमें क्या था, हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन किया जाने लगा, हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन किया गया और ईसाई बनने पर सुविधाएं दी गई। तो लोगों में ये भी आक्रोश के रूप में सामने आया कि आप हमारे धर्म में परिवर्तन कर रहे हो, उनके रीति रिवाजों में परिवर्तन कर रहे हो और ईसाई बनने पर नई नई सुविधाएं दे रहे हो कि अगर आप ईसाई बने तो आपको ये सुविधा मिलेगी, आपको एक रहने के लिए एक जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा, जीविकोपार्जन के लिए आपको खेती योग्य कृषि योग्य भूमि आपको हस्तांतरित की जाएगी, आदि आदि। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भारतीय लोग थे, भारतीय राजा थे, उनको गोद लेने से मना कर दिया कि आप किसी भी बिना सरकार की परमिशन के आप गोद नहीं ले सकते किसी बच्चे को। तो जो हमारे शास्त्रों में गोद लेने को एक सार्थक कहा गया है, वैध बताया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसे अपने धर्म पर हस्तक्षेप समझा। ये जितने भी कारण मैंने बताए ना आपको, ये मैंने आपको कंसाइज करके, संक्षिप्त करके बताने का प्रयास किया। इनको आप इसी क्रम में अपने नोट पैड में नोट कर लें और इस क्रम में आप इनको याद रखेंगे तो आपको मेंस की आंसर राइटिंग में बड़ी सहूलियत मिलेगी। और तो अभी हमने चर्चा किया सामाजिक कारण में, आर्थिक कारण में, धार्मिक कारण में, राजनीतिक कारण में, और अब हम चर्चा करेंगे तो अगला कारण है सैनिक कारण। सैनिक कारण में क्या है कि कॉर्नवालिस की आंगलीकरण के तहत पद वृद्धि लगभग बंद। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नीति लागू की थी कि जो पद प्रमोशन होंगे उसमें अंग्रेजी भाषा के जानकार लोगों को वरीयता दी जाएगी। तो इससे क्या था, भारतीय लोगों को ज़्यादा अंग्रेजी भाषा आती नहीं थी, तो उनको प्रमोशन के लगभग उनके रास्ते बंद हो गए थे। तो ये इससे सैनिकों में आक्रोश की भावना जागृत हुई। कम वेतन भी एक महत्वपूर्ण कारण था। उस टाइम पे भारतीय सैनिकों को केवल 7 रुपये मिलते थे, जो कि अंग्रेजी सैनिकों के मुकाबले बहुत कम थे। तो इस कम वेतन ने भी आक्रोश को बढ़ाने का काम किया। और देश में जो पहला सैनिक विद्रोह हुआ था वो बक्सर के युद्ध में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि जो हेक्टर मुनरो की तरफ से जो सेना लड़ रही थी उसमें से कुछ जो सैनिक थे वो जाकर के भारतीयों की तरफ से जाकर युद्ध लड़ने लगे थे। भारतीयों की तरफ यानी कि मीर कासिम की तरफ। तो एक पूरी की पूरी जो सैन्य टुकड़ी थी वो युद्ध के दौरान ही हेक्टर मुनरो के नेतृत्व को छोड़ करके उसने भारतीय नेतृत्व मीर कासिम का नेतृत्व अपना लिया था। हालांकि बाद में क्या हुआ कि उन समस्त जो जिन्होंने अपना पाला बदला था, जो सैन्य कर्मियों ने, उनको बाद में तोप से उड़ा दिया गया था। तो ये देश में हुआ प्रथम सैनिक विद्रोह था, जो कि बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। और 1806 में बेलूर में हुआ सेना का प्रथम धार्मिक विद्रोह, जिसमें क्या था कि तिलक और पगड़ी के स्थान पर जो सैनिक थे बेलूर में, उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आदेश दिया कि आप लोगों को इसके स्थान पर एक हैट पहनना है। हैट में एक तुर्रा लगा होता था, ऐसे करके ऐसे एक तुर्रा लगा होता था। तो उसमें ऐसा मानना था कि उसमें सूअर की चर्बी लगी होती है उसमें, और गाय की भी चर्बी लगी होती है। तो इसको जो टीपू सुल्तान के उस टाइम पे जो पुत्र कैद थे, उन्होंने चिंगारी दे दी इस बात को बोल दिया तो कि इसमें तो यार हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की चीज़ें लगी हुई है और ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे जबरदस्ती थोप रही है। तो उस टाइम पे जो सेना में आक्रोश की भावना जागी, उसने भी 1857 के विद्रोह को बढ़ाने का कार्य किया। और देश से बाहर भेजना, इसमें क्या है कि
जो अंग्रेज थे वो हमारे देश के जो भारतीय सैनिक थे, जो अंग्रेजों के अधीन काम करते थे, अंग्रेजों के अंडर में काम करते थे, उनको देश से बाहर भेजना, जैसे कि बर्मा, म्यांमार भेज देना, या फिर अफ्रीका भेज देना, और तो इस तरह की श्रीलंका भेज देना, तो वहाँ पर भेजते थे। तो क्या होता था कि जो भारतीय थे, भारतीय सैनिक, वो इसको 7 समंदर पार या समंदर पार जाने में अपना धर्म भ्रष्ट होना समझते थे, या उनके परिजन समझते थे कि मेरा बेटा तो सेना में है और वो अंग्रेजों के कहने पर समंदर के पार चला गया तो उसने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। तो ये इसने भी 1857 के विद्रोह को बढ़ाने का कार्य किया, अंग्रेजों के इस कदम ने। 1854 में डाकघर अधिनियम आया। इस अधिनियम में क्या था कि जो पहले सैन्य कर्मियों के लिए अपने घर में पत्राचार करने के लिए उनको पत्र भेजने के लिए पहले कोई चार्ज नहीं लगता था, अब उनको इसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। अपने घर में पत्र भेजने के लिए उनको पैसे देने पड़ेंगे। 1856 में कैनिंग ने सेना भर्ती अधिनियम लागू कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि ये एक अधिनियम लाएंगे हम, सेना भर्ती अधिनियम। इसमें क्या होगा कि हमें जहाँ जरूरत होगी आपको वहाँ सेवा देनी पड़ेगी। आपको मैंने अपनी सेना में भर्ती किया, मुझे लगा कि आपकी ज़रूरत मुझे म्यांमार, बर्मा में है, तो मैंने आपको बर्मा में भेज दिया। मुझे लगा कि आपकी आवश्यकता मुझे श्रीलंका में है, अफ्रीका में है, मालदीव में, मैंने वहाँ भेज दिया। अगर आपको ये शर्तें मंजूर हों तो आप सेना को ज्वाइन करिए, अन्यथा नहीं करिए। उस समय पर जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका तात्कालिक कारण क्या था, उस समय का जो मेन कारण था वो कारण क्या था? कारण ये था कि वहाँ उस समय पर जो सेना यूज करती थी वो ब्राउन बेस राइफल यूज करती थी। उसके स्थान पर अंग्रेजों ने न्यू इनफील्ड राइफल सेना के लिए लागू कर दिया, जरूरी बना दिया। इसमें ऐसी एक अफवाह फैली कि इसमें जो कारतूस है, कारतूस का जो ऊपरी भाग है वो गाय और सुअर की चर्बी से मिलकर बना हुआ है, और जिससे सैन्य कर्मियों को अपने दांत से खींच के खोलना पड़ता था उस कारतूस को। जैसे ऐसे समझे आप लोग, जैसे कि ये कारतूस है, ऐसे करके ये ऐसे, ये कारतूस हो गई, और ये यहाँ पर ये करके ऐसे ये बना हुआ है। तो ये जो ऊपर का ये पॉइंट होता है, ये वाला, इसको क्या करना होता है था कि उसमें कारतूस में लगाने से पहले, उसमें अपने न्यू इनफील्ड राइफल में लगाने से पहले इस पोर्शन को दांत से खींच करके खोलना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुस्लिमों ने दोनों ने अपना धर्म में कुठाराघात समझा कि हमारा धर्म भ्रष्ट करने का अंग्रेजों की एक साजिश है। और ये बात धीमे धीमे सेना में फैली, बंगाल की सेना में भी ये बात फैल गई, और मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू कर दिया। उसको देखते हुए अन्य सिपाहियों ने भी विद्रोह शुरू कर दिया। तो दोस्तों मैंने आपको 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में आपको बताया, 1857 के विद्रोह के कारण के बारे में आपको समस्त कारण मैंने बताया, और मैंने आपको जितनी भी चीजें अब तक बताई ये प्रारंभिक परीक्षा से लेके मुख्य परीक्षा तक के एक सिलेबस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से आपको चीज़ों को इंटरलेट करना है, और किस प्रकार से आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को लेकर आगे बढ़ना है, वो मैंने बताने का प्रयास किया है। और आप लोग देखेंगे क्या कि अन्य जो चैनल होते हैं यूट्यूब में, चैनल मैं भी देखता हूँ, इसीलिए फिर मैंने इस चैनल का गठन किया। मैंने देखा कि क्या होता है, वो एक पूरी की पूरी बुक खोल के रख देते हैं, और बुक से आपको बुक पूरी वो पढ़ते चले जाएंगे, आप सुनते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, सुनते जाएंगे। अरे उसको डिक्टेट भी तो करिए, हमको समझाने का भी तो प्रयास करिए। विद्यार्थी अपना समय बर्बाद कर रहा है, आखिर किस लिए? चीज़ों को समझने के लिए ना, आपको सुनने के लिए नहीं, किताबें सुनने के लिए नहीं। ये तो सुन तो वो मार्केट से किताब लेकर के भी काम कर लेगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट भी करते रहें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल अनमोल ICS एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें।
और मेरे साथ बने रहें। मेहनत करने से बिल्कुल नहीं घबराएं। इस टाइम पे रात में 11:15 बज रहा है रात में, और मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सुबह मुझे 7 बजे अपनी ड्यूटी पर भी पहुँचना है। तो बस लगे रहना है, थकना नहीं है आप लोगों को। एक दृढ़ प्रतिज्ञ हम लोग को बनना है कि मैं ये काम करूँगा ही करूँगा, या करूँगी ही करूँगी। तो घबराना नहीं है आप लोगों को। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।